चलिए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। 10 मार्क्स का ये चैप्टर है बेटा। टोटल इसमें लगभग 3 ऐसे कवर होते हैं अपने। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एथिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स। तो एथिक्स का मतलब होता है मोरल प्रिंसिपल, जो बचपन में हमें सिखाया जाता है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, एटसेट्रा। ये गॉन करते हैं, मैनेज करते हैं, विच गॉन्स यानी कि मैनेज द ह्यूमन बिहेवियर, कि एक इंसान को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उसे कंडक्ट करना चाहिए। ह्यूमन बिहेवियर एंड कंडक्ट, तो इसे बोलते हैं एथिक्स। एथिक्स जो है वो अंदर से आती है चीजें, हैबिट। एथिक्स क्या बनती है, हैबिट बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सीए कहते हैं नहीं मैं रिश्वत लेके कभी भी ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करूंगा, तो ये उसकी हैबिट है, ये उसके अंदर से आती है आवाज, इंट्रिंसिक। एथिक्स हमेशा अंदर से पैदा होते हैं, ठीक बात है। यहां पर हमें मेन हमारा मोटिव क्या होता है, सेल्फिश मोटिव को कभी भी हमें प्रायोरिटी नहीं देनी है। हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, पब्लिक इंटरेस्ट को। किसको प्रायोरिटी देनी है, पब्लिक इंटरेस्ट को ऊपर रखना है, पब्लिक इंटरेस्ट को। ऐसा क्यों, इसको भी बताते हैं। क्या जरूरत है एथिक्स की, नीड ऑफ एथिक्स। सबसे पहली बात, फॉर मेंटेनिंग द ट्रस्ट ऑफ पब्लिक, फॉर मेंटेनिंग द ट्रस्ट ऑफ पब्लिक एंड स्टेक होल्डर्स। दुनिया हम पर भरोसा करती है, गवर्नमेंट, इंप्लॉई, इन्वेस्टर, स्टेक होल्डर, बैंकर। हाँ, हमें उनको धोखा नहीं देना है, ठीक है। तो उनके ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए एथिक्स बहुत जरूरी होते हैं। उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को, फॉर एनहांसिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, सॉरी कॉन्फिडेंस, एनहांसिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक एंड स्टेक होल्डर इन आवर प्रोफेशन, ताकि सीए के ऊपर लोगों का भरोसा बना रहे, ना सिर्फ बना रहे बल्कि इंक्रीज हो। इसके लिए एथिक्स बहुत जरूरी है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, बेनिफिट ऑफ स्टेक होल्डर या पब्लिक, इसके लिए एथिक्स बहुत जरूरी है। ये ड्यूटी है आईसीआई की, ड्यूटी ऑफ आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इनकी ड्यूटी बनती है टू कोडिफाई, कोडिफाई, कोडिफाई करना मतलब बनाना, मेक, मेक, कोडिफाई करना मतलब बनाना, मेक कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हम प्रोफेशनल एथिक्स भी बोलते हैं। और एक्शन ले, एक्शन लेना ऑन डेविएशन। अगर कोई एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो उन डेविएशंस पर एक्शन लेना, ये आईसीआई की ड्यूटी बनती है। ओके, एथिक्स को लेके दो तरह की अप्रोच होती है। अप्रोच, मैं एथिक्स को क्यों फॉलो करूं, दो अप्रोच होती है। एक होती है रूल बेस्ड अप्रोच, एक होती है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में कहते हैं कि पहले आपको सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए। अगर आपको लगता है इस सिचुएशन में ये काम करना सही रहेगा तो आपको वो काम करना चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं करना चाहिए। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, दोबारा देखो, कंप्लायंस, कंप्लायंस करना है हमें एथिक्स का, कंप्लायंस ऑफ स्पिरिट ऑफ एथिक्स, स्पिरिट ऑफ एथिक्स। हमें एथिक्स को भावनाओं में इंक्लूड करना है, स्पिरिट ऑफ एथिक्स। ये स्पिरिट ऑफ एथिक्स का मतलब क्या है, एनालाइज द सिचुएशन, और आपको सिचुएशन के हिसाब से फॉलो करना है एथिक्स को। फॉलो एथिक्स, एथिक्स एज पर सिचुएशन, एज पर सिचुएशन एंड स्किल्स। सिचुएशन के हिसाब से और जो आपको ठीक लगता है वो आपको करना चाहिए। जबकि रूल बेस्ड अप्रोच जो होती है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। रूल बेस्ड अप्रोच जो होती है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है बेटा, मोर स्ट्रिक्ट अप्रोच। इसमें कहते हैं कि भैया ऐसा है, सिचुएशन को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, ये रूल है। जैसे आईसीआई ने जो प्रोफेशनल एथिक्स बना रखे वो रूल बेस्ड अप्रोच है
कि आपको ये एथिक्स फॉलो करने ही करने पड़ेंगे हर सिचुएशन के अंदर, ठीक है। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होता है, मोर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, एवरीवन हैज टू फॉलो, everyone has to follow the ethics in every situation, in each situation, चाहे आपको कुछ भी लगती हो बट हमें एथिक्स को फॉलो करना ही करना है। हमारे जो आईसीआई के प्रोफेशनल एथिक्स है वो कोड ऑफ कंडक्ट कहलाते हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। वो रूल बेस्ड अप्रोच है, वो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको ठीक लगा तो आपने वैसे किया, नहीं, जो ठीक है वही करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। उसके बाद हम बढ़ते हैं फंडामेंटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5 नंबर का बेटा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के लिए 5 ही पॉइंट है। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है इसमें आपका इंटेग्रिटी, कि जब भी आपको ऑडिट करनी हो तो आपको ऑडिट करते हुए किस बात का ध्यान रखना है? इंटेग्रिटी का। इंटेग्रिटी का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? ईमानदारी, ठीक बात है। तो इंटेग्रिटी का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, ठीक है, प्लस ऑनेस्ट रहना, प्लस फेयर डीलिंग, जो भी आप काम करोगे वो फेयरली करोगे, फेयर डीलिंग, यानी कि नो, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो पार्शलिटी शो करता हो, ठीक बात है ना, फेयर डीलिंग रखनी है। दूसरी चीज क्या रहती है? ऑब्जेक्टिविटी। दूसरा एलिमेंट क्या रहता है? ऑब्जेक्टिविटी। हाँ, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, ना कोई ऐसी एक्टिविटी आपको अलाउ करनी है जिससे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज करना पड़े अपने प्रोफेशनल जजमेंट के साथ, कॉम्प्रोमाइज विद प्रोफेशनल जजमेंट, जैसे कि ओपिनियन। प्रोफेशनल जजमेंट आपको नहीं करना है, मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, ना मुझे किसी ऐसी एक्टिविटी को अलाउ करना है जो मुझे मेरी प्रोफेशनल जजमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहे, या फिर कहिए कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? मुझे अनबायस्ड व्यू देनी है, मुझे हमेशा क्या रहना है? अनबायस्ड रहना है। मेरी जो ओपिनियन हो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से फ्री होनी चाहिए, अनबायस्ड, विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस मुझे काम करना है, विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस मुझे काम करना है, एटसेट्रा। इन शॉर्ट, मुझे इंडिपेंडेंटली काम करना है। मेरी ओपिनियन क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ओपिनियन, ठीक है, ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है प्रोफेशनल कंपिटेंस, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, एंड ड्यू केयर। जो भी काम मैं करूंगा उसकी मुझे प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए। यहां पर प्रोफेशनल कंपिटेंस का मतलब क्या है? उस काम की मुझे प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, जैसे कि एसए एंड अप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, अप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, ठीक है। जो भी काम करोगे उसकी आपके पास में नॉलेज होनी जरूरी है, वो काम आपको पूरी केयर के साथ करना है, ठीक है। बी केयरफुल वाइल परफॉर्मिंग दी वर्क, बी केयरफुल, ओके। उसके बाद फोर्थ एलिमेंट जो आता है वो आपका आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। जब हम ऑडिट करते हैं तो हमारे सामने क्लाइंट का बहुत सा डेटा सामने आता है जो पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। तो जब ऑडिट करते हैं, वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट, वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट, हमारे सामने कुछ ऐसा डेटा आता है, हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो पब्लिक नहीं होती, इंफॉर्मेशन विच आर नॉट पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट कहां से माल खरीदता है, ठीक है। अब ये पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं होती कि माल कहां से खरीद रहा है, किसको बेच रहा है, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। तो ना मुझे इस पब्लिक इंफॉर्मेशन को यूज करना है,
और ना मुझे इस पब्लिक इंफॉर्मेशन को किसी और के सामने डिस्क्लोज करना है। ठीक है, ये है कॉन्फिडेंशियलिटी। क्लाइंट की जो पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है, जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन, उसको प्राइवेट बनाए रखना। व्हाट इज प्राइवेट विल रिमेन प्राइवेट, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। तो ना ऑडिटर इसे यूज करेगा, ना किसी थर्ड पार्टी के सामने इसको डिस्क्लोज करेगा। हालांकि इसकी एक्सेप्शन है, इफ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, अगर उस डेटा को डिस्क्लोज करना रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है, एक्ट में लिखा हुआ है, या फिर विद द कंसेंट ऑफ क्लाइंट, या आपने क्लाइंट की परमिशन ले रखी है, तो आप कर सकते हो ये काम। तो ये किस में आ जाएगा, एक्सेप्शन में आ जाएगा बेटा। दो केसेस में आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, डिस्क्लोज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, अगर ये रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट है, या फिर आपने क्लाइंट की क्या ले रखी है, परमिशन ले रखी है कि क्या मैं आपका डाटा यूज कर लूं या मैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लूं। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है प्रोफेशनल बिहेवियर। आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर, बहुत बार ऑडिट करते हुए हमारे सामने कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जब हमें पता लगता है कि क्लाइंट यहां पर गलत कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्लाइंट का साथ देना चाहिए? नहीं सर, हमें वही करना चाहिए जो लॉ के अकॉर्डिंग हो, कंप्लाई विद लॉ एंड रेगुलेशन। हमें लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना है, हमें क्लाइंट के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। ठीक है, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो हमारे प्रोफेशन को डिसग्रेस करता हो। ठीक बात है, ये 5 एलिमेंट 5 नंबर के। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आया वो आया सेकंड एलिमेंट, और इस एलिमेंट का नाम है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी में आया ना, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस जो है, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंस को दो हिस्सों में बांटा गया है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और दूसरा इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब देखने में। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस काफी नहीं है, आप देखने में इंडिपेंडेंट हो इतना काफी नहीं होता बेटा। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या है, द ओपिनियन या जजमेंट ऑफ ऑडिटर इज नॉट सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है दूसरों के अकॉर्डिंग काम करना। सबॉर्डिनेट टू द विशेज ऑफ एनी अदर पर्सन। मेरी जो ओपिनियन है वो किसी पर्सन की विशेज के अधीन नहीं है, किसी पर्सन की इच्छाओं के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। फॉर ये अदर पर्सन कौन हो सकता है, ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो सकती है, शेयर होल्डर हो सकता है, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा हम चाहते हैं कि आप क्लीन ओपिनियन दो, भैया आपके कहने पर ओपिनियन नहीं दूंगा, जो ऑडिट के दौरान मेरे पास एविडेंस आएंगे मैं उसी को ही एक्सप्रेस करूंगा। अगर मेरे सामने प्रूफ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है, तो मैं आपके कहने पर ओपिनियन क्लीन नहीं देने वाला, मैं रिपोर्ट क्वालिफाई ही करूंगा। इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस का मतलब क्या है, जो एक्ट है एज पर एक्ट लॉ एंड रेगुलेशन मैं इंडिपेंडेंट हूं। फॉर एग्जांपल, अगर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 की बात करें ऑफ द कंपनी एक्ट, मैं कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं कंपनी का डायरेक्टर नहीं हूं, मैं कंपनी का शेयर होल्डर नहीं हूं, एटसेट्रा, ये सब बातें जब मैं फॉलो करता हूं तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। मैं दुनिया को दिखा सकता हूं कि मैं क्या हूं, इंडिपेंडेंट हूं। मैं कंपनी का डायरेक्टर नहीं हूं, मैं कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं कंपनी का शेयर होल्डर नहीं हूं, एटसेट्रा। बट आपका दिमाग फ्री है या नहीं है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है, वो कैसे दिखाओगे दुनिया को? तो ये तो आपके माइंड में आनी चाहिए चीज। ठीक है, ओके। उसके बाद बात आती है थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहली बात तो यहां पर थ्रेट जो होती है इंडिपेंडेंस को, वो कितनी तरह की होती है, 5 तरह की होती है। सबसे पहली थ्रेट होती है सेल्फ इंटरेस्टेड थ्रेट। इंटरेस्टेड थ्रेट, जिसमें मुझे बेनिफिट किससे मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है ऑडिटर को, बेनिफिट फ्रॉम क्लाइंट, और मैं चाहता हूं कि बेनिफिट खत्म ना हो जाए, इसलिए मुझे क्लाइंट की बात माननी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट आता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, इसमें क्या होगा कि मैं प्रीवियस डायरेक्टर हूं कंपनी का,
या मैं सेक्शन 144 की सर्विसेज दे रहा हूं जो कि प्रोहिबिटेड है। ठीक है, या तो मुझे क्लाइंट से कोई बेनिफिट मिल रहा है और ये बेनिफिट मैं सीज नहीं करना चाहता। फॉर एग्जांपल मैं कंपनी के अंदर शेयर होल्डर हूं, तो मुझे बताओ मैं कंपनी के अगेंस्ट क्यों जाऊंगा? अगर मैंने कंपनी के अगेंस्ट लिख दिया रिपोर्ट में कुछ, तो शेयर की वैल्यू डाउन हो जाएगी, उसमें मेरा ही नुकसान है। सेल्फ रिव्यू में क्या हो जाएगा, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं इस साल का या पिछले साल का, क्योंकि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इस साल होगी, तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बनाई है तो मैं क्यों कहूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है। थर्ड जो आती है थ्रेट, वो आती है एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट ये तब होती है जब आप क्लाइंट को प्रमोट कर रहे हो। व्हेन प्रमोटिंग शेयर्स ऑफ क्लाइंट, जब मैं क्लाइंट के बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूं, शेयर्स को प्रमोट कर रहा हूं, या मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, सपोर्ट इन लिटिगेशन, सपोर्ट इन लिटिगेशन। तो बेटा जब मैं क्लाइंट के शेयर्स को प्रमोट कर रहा हूं, मैं कंपनी के शेयर्स बिकवाने का काम करता हूं, तो क्या मैं कभी कंपनी के अगेंस्ट ऑडिट रिपोर्ट में कुछ लिखूंगा? नहीं, मुझे कंपनी की वकालत करनी पड़ेगी। एडवोकेसी का मतलब क्या होता है? वकालत करना। मुझे कंपनी की साइड लेनी पड़ेगी, नहीं तो कंपनी के शेयर कैसे बिकवाऊंगा? पॉइंट। उसके बाद आता है फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट ये तब होता है जब कंपनी के साथ में, कंपनी के की मैनेजमेंट में मेरा कोई रिलेटिव हो, रिलेटिव इन की मैनेजमेंट, या कंपनी के साथ मेरा लॉन्ग एसोसिएशन है, लॉन्ग एसोसिएशन विद कंपनी। मैं कंपनी की ऑडिट काफी सालों से करता आ रहा हूं, तभी रोटेशन क्लोज आया था बेटा, क्योंकि पहले पुराने जमाने में ऑडिटर जो है ना वो चेंज होता ही नहीं था, हर साल उसको रीअपॉइंट किए जाओ किए जाओ किए जाओ। तो जो बड़ी कंपनी है, जैसे कि एग्जांपल लिस्टेड कंपनी की, उसमें एक ऑडिटर को 5 साल के अपॉइंट किया जा सकता है, उसके बाद 5 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा। वो इसीलिए बनाया गया है प्रोविजन, ताकि फैमिलियरिटी थ्रेट को अवॉइड किया जा सके। एंड लास्ट थ्रेट जो आती है वो आपकी आती है इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट, धमकी। जहां पर वर्ड आ जाए थ्रेट, थ्रेट वर्ड आ जाए कि क्लाइंट मुझे क्या कर रहा है, थ्रेट कर रहा है कि हम आपको रिप्लेस कर देंगे, हम आपकी फीस को कम कर देंगे, हम आपको दोबारा कभी भी अपॉइंट नहीं करेंगे, एटसेट्रा, तो उसे बोलते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी, सॉरी थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस, उसको कौन कौन सी थ्रेट होती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, सॉरी एमसीक्यू आ सकता है। एमसीक्यू में आपको ध्यान रखना है इस तरह के वर्ड, जहां पर वर्ड आ गया थ्रेट, जहां पर वर्ड आ गया लॉन्ग एसोसिएशन, जहां पर वर्ड आ गया सपोर्ट, ठीक है, जहां पर वर्ड आ गया प्रीवियस डायरेक्टर हो आप कंपनी के, या सेक्शन 144 की प्रोहिबिटेड सर्विसेज दे रहे हो, या फिर आपको बेनिफिट वर्ड आ रहा है, ये इन की वर्ड को पकड़ ले करके चलना। अगर बेनिफिट वर्ड आ गया तो सेल्फ इंटरेस्टेड की बात कर रहा है, अगर प्रीवियस ऑडिटर की बात कर रहा है, 144 की बात कर रहा है, तो वो सेल्फ रिव्यू की बात कर रहा है। अगर वो कह रहा है कि हमें क्लाइंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं लिटिगेशन में उसके शेयर्स को, तो वहां पर एडवोकेसी थ्रेट की बात चल रही होगी। जहां पर लॉन्ग एसोसिएशन की बात चल रही है, रिलेशन की बात चल रही है, वहां पर फैमिलियरिटी थ्रेट की बात चल रही होगी। जहां पर थ्रेट वर्ड आ जाए वहां पर इंटिमिडेशन थ्रेट की बात चल रही होगी। ओके। उसके बाद में आता है सेफ गार्ड। सेफ गार्ड फॉर थ्रेट्स। ऑडिटर को जब भी ऑडिट एक्सेप्ट करनी हो, ठीक है, वाइल एक्सेप्टिंग द ऑडिट, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? ऑडिटर शैल रिव्यू, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर थ्रेट टू इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट और नॉट। दो बातें, थ्रेट एग्जिस्ट करती है, नहीं करती, नहीं करती तो एक्सेप्ट द ऑडिट। सर थ्रेट एग्जिस्ट करती है, अब देखो रेमेडियल एक्शन अवेलेबल है, क्या ऑडिटर के पास रेमेडियल एक्शन अवेलेबल है? एक्शन अवेलेबल टू रिमूव और रिड्यूस द थ्रेट। ये मैंने आपको पहले भी करवाया है टॉपिक है, जब चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे तब आया था, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज ऑफ प्लानिंग में, ठीक है, रिड्यूस द थ्रेट, ये वही है बेटा। और मैंने कहा था ये चैप्टर नंबर 11 में भी आएगा। दो बातें, रेमेडियल एक्शन अवेलेबल है, अवेलेबल है
अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है तो डोंट एक्सेप्ट द ऑडिट। सर अवेलेबल है तो फिर क्या करेंगे, अप्लाई एक्शन फर्स्ट, अप्लाई दोज एक्शन फर्स्ट। पहले वो एक्शन अप्लाई करने, ये नहीं कि पहले एक्सेप्ट कर लूं बाद में अप्लाई कर लूंगा, नहीं नहीं, पहले वो एक्शन अप्लाई कीजिए, देन एक्सेप्ट द ऑडिट, देन एक्सेप्ट द ऑडिट। और अगर सर मैं ऑडिट एक्सेप्ट कर चुका हूं तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा, कंटिन्यू वर्ड आ जाएगा बस। अगर ऑडिट के दौरान आपको पता लगता है कि मेरी इंडिपेंडेंस को थ्रेट है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको देखना चाहिए रेमेडियल एक्शन अवेलेबल है या नहीं है, अवेलेबल है तो उनको अप्लाई करो और कंटिन्यू कर लो ऑडिट, अगर नहीं अवेलेबल डू नॉट कंटिन्यू द ऑडिट। ठीक है ना, ये ऐसा कोई रूल नहीं है ना कि आपने एक्सेप्ट कर दिया ऑडिट करनी पड़ेगी, नहीं भाई मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, अगर मेरी इंडिपेंडेंस को थ्रेट है तो मैं बाउंड नहीं हूं कि ऑडिट को कंटिन्यू करूं। ठीक है, उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसका जिक्र चैप्टर नंबर 1 में भी आया था। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है क्वेश्चनिंग माइंड रखना, क्वेश्चनिंग माइंड रखना, क्वेश्चनिंग माइंड रखना, या कहिए बीइंग अलर्ट टू डाउटफुल सिचुएशन, बीइंग अलर्ट टू डाउटफुल सिचुएशन। अगर हमारे सामने कोई डाउटफुल सिचुएशन है तो हमें उस चीज को कैजुअल लेने के बजाय वहां पर अलर्ट रहना चाहिए, वहां पर हमें ज्यादा क्वेश्चन पूछने चाहिए। क्वेश्चन तब तक पूछने चाहिए जब तक ऑडिटर सेटिस्फाई ना हो जाए कि हाँ अब मैं सेटिस्फाई हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, कि यहां पर कोई गड़बड़ नहीं है। ओके, यानी कि हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर रिकॉग्नाइज करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए रिस्क को, रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ रिस्क, देन एक्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना चाहिए। ये तो हमने पढ़ा ही है, ऐसे 315 और 330 में क्या था, यही था कि पहले रिस्क असेसमेंट करना चाहिए, उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हाँ ये वही बात कह रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगर कब आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना चाहिए, यानी कि कब हमें लगेगा कि डाउटफुल सिचुएशन है, आपने तो कह दिया बीइंग अलर्ट टू डाउटफुल सिचुएशन, जब ऑडिट एविडेंस क्या हो, कॉन्ट्राडिक्शन में हो, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शनरी ऑडिट एविडेंसेस, कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन ऑडिट एविडेंसेस, कि एक ऑडिट एविडेंस कह रहा है परचेज हुई है 10 लाख की, और जो स्टॉक रिकॉर्ड दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं परचेज हुई 8 लाख की, तो दोनों ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्शन में, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो आप उस एरिया को सच मान के छोड़ नहीं सकते, आपको वहां पर क्या करना चाहिए, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए बिटवीन ऑडिट एविडेंसेस। ओके, जहां पर फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हो, फ्रॉड रिस्क फैक्टर आपको नजर आए, जैसे ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, तो जहां पर फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हो उस एरिया को आप कैजुअली इंस्पेक्ट नहीं करोगे, आपको वहां पर क्वेश्चन ज्यादा पूछने चाहिए। ठीक बात है। उसके बाद में आता है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो करने से क्या हो जाता है, बेनिफिट क्या है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इफ ऑडिटर मेंटेन्स प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द एंटायर ऑडिट, थ्रू आउट द एंटायर ऑडिट, मतलब मैं ऑडिट बड़े ध्यान से कर रहा हूं, जहां मुझे डाउट होता है वहां पर मैं क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा हूं, तो इससे मेरा ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑडिट रिस्क क्या होता है कि मेरी ओपिनियन गलत हो सकती है। अरे भाई कैसे गलत होगी बेटा, जब मैं ध्यान से ऑडिट कर रहा हूं, जो डाउटफुल एरिया है वहां पर मैं क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा हूं, तो मेरी ओपिनियन गलत हो सकती है, इसके चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑडिट रिस्क को कम कर देता है। ओवरलुकिंग, ओवरलुकिंग ऑफ अनयूजुअल एरिया, अनयूजुअल एरिया, इसके चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इस चीज के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। भाई अनयूजुअल एरिया पे हम क्वेश्चन ज्यादा करेंगे तो हम उसको अवॉइड कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन, हम इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन ले सकते हैं, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन ले सकते हैं, इसके चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये सब चांसेस कम हो जाते हैं।
मेरी ओपिनियन गलत हो सकती है, इसके चांसेस गलत हो जाएंगे। ऑडिट के दौरान मैं कोई एजम्पशन गलत है, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। ऑडिट के दौरान मैं अनयूजुअल सिचुएशन को ओवरलुक कर दूं, इसके चांसेस काफी कम हो जाएंगे। ठीक बात है ना। ये प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करने के फायदे हैं। अब हम बढ़ते हैं एसए 210 की तरफ। एसए 210 है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट with management and दो चार्ज with governance। तो सबसे पहली बात तो इसे हम सीधा सीधा नाम क्या देते हैं, इंगेजमेंट लेटर। इस ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट लेटर। ऑडिटर जो है वो इंगेजमेंट लेटर बनाकर किसको देता है, मैनेजमेंट को देता है। इंगेजमेंट लेटर रिटर्न में होना चाहिए, हाँ, साइंड बाय मैनेजमेंट होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए बताओ बताओ बताओ, ताकि फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो जाए, टू अवॉइड द फ्यूचर डिस्प्यूट। सर इंगेजमेंट लेटर से फ्यूचर डिस्प्यूट कैसे अवॉइड हो जाएंगे, हाँ ये हम आपको बता देते हैं। क्योंकि इंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीजें होती हैं, इंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहली बात तो इंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ इंगेजमेंट लेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंगेजमेंट लेटर में सबसे पहली बात क्या लिखी होती है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट या इंगेजमेंट, कि मुझे किस लिए अपॉइंट किया गया है, या मैं क्या काम करूंगा और क्या काम मैं नहीं करने वाला। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इसमें कवर होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये इंगेजमेंट लेटर में हम क्लियर रखते हैं। ठीक है। रेफरेंस टू ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, हम ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्मेट में देंगे ये हम आपको पहले से ही क्लियर कर देते हैं, एटसेट्रा। ये कुछ बेसिक चीजें इसके अंदर होती है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एंगेजमेंट तो पता ही आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर जो है ये भी अपने को क्लियर है, हम ऑडिट किसके अकॉर्डिंग करेंगे बताओ, हम रिस्क असेसमेंट करेंगे या नहीं करेंगे पहले बताओ। बिल्कुल सर, हम रिस्क असेसमेंट करेंगे, हमारा एसए 315 कहता है कि हमें रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए। इसके लिए हम आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का रिव्यू भी करेंगे, आपके बिजनेस की नॉलेज भी लेंगे। ठीक है। हम इवैल्यूएशन करेंगे आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज का, इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है हम उसको इवैल्यूएट करेंगे कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज सही है या नहीं है। ठीक बात है। उसके बाद हम जो ऑडिट करेंगे हम ये भी बताएंगे कि आपकी कंपनी जो है वो गोइंग कंसर्न है या नहीं है, गोइंग कंसर्न एंटिटी है या नहीं है। हमने ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 8 में, ये सारे के सारे वही पॉइंट है कि ये काम हम करेंगे। और लास्ट काम हम एक क्या देंगे, ओवरऑल ओपिनियन देंगे, ओवरऑल ओपिनियन ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, whether the financial statement is free from material misstatement or not। मैनेजमेंट कहती है मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी क्लियर कर दीजिए। कहता है सर हम मान के चलते हैं कि आप सबसे पहली बात तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे एज पर एफआरएफ, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अप्लीकेबल एफआरएफ, अप्लीकेबल एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। दूसरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपकी जिम्मेदारी रहेगी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना, उसको मेंटेन करना और उसको इंप्लीमेंट करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी जिम्मेदारी रहेगी, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हम तो चेक करेंगे कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी सही है या नहीं है, अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट आप ही करोगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है ये हम चाहते हैं कि आप प्री कंडीशंस प्रेजेंट रखोगे, प्री कंडीशंस टू द ऑडिट, टू ऑडिट। सर ये प्री कंडीशन क्या है समझिए बेटा। सबसे पहली बात तो मैनेजमेंट टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द ऑडिट, टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन
ऑल इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू दी ऑडिट। हर वो इंफॉर्मेशन जो ऑडिट के लिए रेलिवेंट होगी मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड करेगी। ऑडिटर में डिमांड एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर ऑडिटर को लगता है कि इंफॉर्मेशन कम है या मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मांग सकती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकती है और मैनेजमेंट मना नहीं करेगी। ऑडिटर में डिमांड एडिशनल इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट कहती है कि सर हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन थी हमने दे दी। ऑडिटर कह रहा है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैनेजमेंट कहती है ही नहीं। तो आप कोई बात नहीं, आप हमें अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे दीजिए, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन एंड प्लेसेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पर्सन है मतलब इंप्लॉइज है, हम उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और अगर हम किसी प्लेस को विजिट करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। ये प्री कंडीशन का पार्ट है, ये मैनेजमेंट को एज्यूम करनी पड़ेगी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। ठीक बात है। और लास्ट पॉइंट जो है वो फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, रेफरेंस टू फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, रेफरेंस टू फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ओके, ये सब है इंगेजमेंट लेटर के कंटेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ सकता है 5 नंबर के लिए कि इंगेजमेंट लेटर क्या होता है, इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, इफ प्री कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट मतलब मैनेजमेंट प्री कंडीशन पे एग्री नहीं कर रही है, या फिर कहिए मैनेजमेंट डज नॉट अग्री ओवर टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट लेटर, टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट लेटर, तो क्या होगा? तो भैया मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे इस मैटर को और कोशिश करेंगे कि इसको रिजोल्व कर दें। डिस्कस विद मैनेजमेंट, उनको समझाओ कि भैया ये प्री कंडीशन इसका प्रेजेंट होना कंपलसरी है, ये जो टर्म्स है इनके ऊपर आपको अग्री करना जरूरी है। डिस्कस विद मैनेजमेंट एंड रिजोल्व द मैटर, रिजोल्व द इश्यूज। इनकंसिस्टेंसी बोल लो, इशू बोल लो, दो बातें। क्या ये रिजोल्व हो गया? हाँ ये रिजोल्व हो गया, ओके है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू द ऑडिट। सर रिजोल्व नहीं हुआ, डोंट एक्सेप्ट द ऑडिट, डोंट एक्सेप्ट द ऑडिट। सर हमने तो ऑडिट ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखी थी पिछले साल, तो कंटिन्यू मत करो बेटा। अच्छा, मतलब ये सारी कंडीशन पूरी होनी जरूरी है और इस पे एग्रीमेंट भी होना जरूरी है। ठीक बात है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि चेंज, चेंज इन द टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट। क्या इंगेजमेंट लेटर की टर्म्स में चेंज किया जा सकता है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ऑडिट? कि ऑडिट का टेन्योर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो क्या इस दौरान इंगेजमेंट लेटर में टर्म एंड कंडीशन में चेंज किया जा सकता है? तो देखिए, इफ चेंज इज प्रपोज्ड बाय मैनेजमेंट, इफ चेंज इज प्रपोज्ड बाय मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट प्रपोज कर रही है कि ये टर्म एंड कंडीशन में हम चेंज चाहते हैं, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? एनालाइज करना चाहिए। ऑडिटर शैल इवैल्यूएट, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर द चेंज या प्रपोज चेंज, प्रपोज्ड चेंज जो है क्या वो जस्टिफाइड है, इज जस्टिफाइड। कब कहा जाएगा प्रपोज चेंज जस्टिफाइड है? इफ देर इज अ चेंज इन सिचुएशन, सिचुएशन में चेंज आ गया जिसकी वजह से हमें टर्म्स में भी क्या करना पड़ रहा है? चेंज करना पड़ रहा है। टू रिमूव, रिमूव द लिमिटेशन ऑन स्कोप, ऑडिटर के स्कोप पर लिमिटेशन थी जिसको रिमूव करने के लिए हम ये चेंज करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ये तो करना ही चाहिए। टू अवॉइड, टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग, टर्म एंड कंडीशन है ना, कुछ क्लियर नहीं है तो उसको चेंज करके उसको क्लियर किया जा रहा है, टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ तो ठीक है ना, करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग्स। अगर रीजन ये है
अगर रीजन ये है तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? दो बातें, क्या चेंज जस्टिफाइड है? हाँ है, अग्री ओवर द चेंज, obtain the copy of न्यू इंगेजमेंट लेटर, नए इंगेजमेंट लेटर की कॉपी ले लेना, एंड रिमेनिंग ऑडिट जो बच गई है, यानी कि जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग एक्टिविटीज जो है वो किसके अकॉर्डिंग परफॉर्म होनी है? टू बी परफॉर्म्ड एज पर न्यू इंगेजमेंट लेटर, एज पर न्यू इंगेजमेंट लेटर। यानी कि जो चेंज होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ नहीं होता। अगर ऑडिटर को लगता है नहीं चेंज जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, तो क्या करना चाहिए? डोंट एक्सेप्ट द या डोंट अग्री, मैनेजमेंट को मना कर दो कि सर इस चेंज के लिए अग्री नहीं हो सकते। इफ मैनेजमेंट इंपोजेज रिस्ट्रिक्शन, मैनेजमेंट कहती है सर नहीं सर ये तो कंडीशन आपको माननी ही पड़ेगी, जिससे मेरी ऑडिट की क्वालिटी कम हो रही है, तो भैया मैं रिपोर्ट क्या कर सकता हूं? दो बातें, अगर मैटर परवेसिव नेचर का है, मैटर परवेसिव नेचर का है, तो बेटा जो मेरे ऊपर लिमिटेशन लगाई जा रही है, जिस एरिया को लेकर लिमिटेशन लगाई जा रही है परवेसिव नेचर का है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कंसीडर द विड्रॉल, या तो मुझे ऑडिट छोड़ देनी चाहिए, कंसीडर द विड्रॉल। अगर एक्ट आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि आप ऑडिट बीच में नहीं छोड़ सकते, तो आपको क्या देना चाहिए? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, क्योंकि मैटर क्या है? परवेसिव है और आपके स्कोप पर लिमिटेशन लगाई जा रही है, इसलिए आपके पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं आने वाले। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, या तो आप ऑडिट छोड़ दीजिए अगर एक्ट आपको अलाउ करता है, अगर आपको एक्ट अलाउ नहीं करता है तो आप डिस्क्लेमर भी दे सकते हो। और अगर मैटर परवेसिव नेचर का नहीं है, मैटर नॉट परवेसिव नेचर, तो फिर आप रिपोर्ट क्या कर सकते हो? क्वालिफाई कर सकते हो, क्वालिफाइड ओपिनियन। ओके, उसके बाद आता है फ्रेश इंगेजमेंट लेटर इन केस ऑफ रेकरिंग ऑडिट। रेकरिंग ऑडिट का मतलब, जब ऑडिटर अपॉइंट होता है तो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, पार्टनरशिप फर्म 10 साल के लिए अपॉइंट होती है, तो 1 साल के बाद जब दूसरे साल मैं आऊंगा दोबारा उसी कंपनी के अंदर, रेटिफिकेशन जिसको अपन बोलते हैं उसको रेकरिंग ऑडिट भी बोलते हैं। तो क्या हमें फ्रेश इंगेजमेंट लेटर लेना पड़ता है रेकरिंग ऑडिट के केस में? तो जनरली नहीं लेना पड़ता, जनरली नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि बेटा वही क्लाइंट है, वही आप हो, वही टर्म एंड कंडीशन, वही ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट, वही प्री कंडीशन। बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी है, अगर वही ना हो तो एक्सेप्शन, मतलब फ्रेश इंगेजमेंट लेटर लेना पड़ेगा आपको रेकरिंग ऑडिट के केस में भी, इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज, देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द बिजनेस ऑपरेशन, if there is a significant change in business, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने नई ब्रांचेज ओपन कर ली है, तो नई ब्रांच की ऑडिट आप करोगे या नहीं करोगे, क्लियर कर लो भैया। इफ देयर इज अ चेंज इन टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट लेटर, इंगेजमेंट लेटर की टर्म एंड कंडीशन में इस साल चेंज किया तो नया इंगेजमेंट लेटर लेना चाहिए। इफ देयर इज अ चेंज इन की मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज हो गए, तो भैया इंगेजमेंट लेटर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साइन होते हैं, तो नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साइन ले लो। इफ इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, फॉर एग्जांपल सेबी के अंदर हमें स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमें इंगेजमेंट लेटर की, नाफरा के पास इंगेजमेंट लेटर की कॉपी फाइल करनी पड़ती है अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो, ठीक है। इफ ऑडिटर थिंक्स नेसेसरी टू रिमाइंड द टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट लेटर टू मैनेजमेंट, कि मैं मैनेजमेंट को टर्म एंड कंडीशन एक बार याद दिला दूं एटसेट्रा, तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें इंगेजमेंट लेटर लेना पड़ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है बेटा, ये बहुत बार आ जाता है एग्जाम में। व्हाट डू यू मीन बाय इंगेजमेंट लेटर, क्या हमें रेकरिंग ऑडिट के केस में इंगेजमेंट लेटर हर बार लेना पड़ता है? अगर जवाब आता है ना, तो कौन कौन से केसेस में ऐसे है जहां पर
इंगेजमेंट लेटर फ्रेश लेना पड़ता है, एक्सेप्शनल केसेस में लेना पड़ता है वापस इंगेजमेंट लेटर। तो ये पॉइंट हो गया अपना। अब हम बढ़ते हैं SA 220 की तरफ, क्वालिटी कंट्रोल। SA 220 क्वालिटी कंट्रोल, और इसी के साथ में एक SQC भी आता है, क्वालिटी कंट्रोल, और इसी के साथ एक SQC आता है, SQC 1, ये भी क्वालिटी कंट्रोल का है। दोनों में फर्क क्या है ये बता दूंगा, क्वेश्चन लगभग सेम आता है इसमें से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटी कंट्रोल क्यों जरूरी है ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया था, ठीक है। और SA और SQC में क्या फर्क है ये भी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया था, बट स्टिल अगर कुछ याद नहीं है तो मैं एक बार याद करवा दूंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्वालिटी कंट्रोल में ये है कि एलिमेंट्स क्या क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो सबसे पहला एलिमेंट होता है लीडरशिप, सेकेंड एलिमेंट होता है आपका एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड एलिमेंट होता है एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ इंगेजमेंट, फोर्थ पॉइंट आता है असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑफ ऑडिट या वर्क टू इंगेजमेंट टीम। फिफ्थ एलिमेंट आता है परफॉर्मेंस ऑफ इंगेजमेंट, एंड लास्ट एलिमेंट आता है मॉनिटरिंग। पहले इनको समझते हैं फिर SQC1 भी समझाऊंगा। लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो ऑडिट करने जा रहा है वो ऑडिट में क्वालिटी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो इंगेजमेंट पार्टनर होता है जो ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करेगा, इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी काम करे टू वर्क एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट, ऐसे एज पर लॉ, लीगल रिक्वायरमेंट एंड एज पर एथिकल रिक्वायरमेंट, ठीक बात है। और उसके बाद एप्रोप्रिएट रिपोर्ट दे, ठीक। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस वगैरह जो हमने 5 एलिमेंट पढ़े वो। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एंगेजमेंट, अगर आपको लगता है कि जो ऑडिट आपको ऑफर की जा रही है उसमें आप एथिकली ऑडिट परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपकी इंडिपेंडेंस को इश्यूज है, थ्रेट है, तो आप उस ऑडिट को एक्सेप्ट मत करो। और ऑडिट के दौरान पता लगता है आपके स्कोप पे लिमिटेशन है या इंडिपेंडेंस को थ्रेट है तो आप उसको कंटिन्यू मत करो। इंगेजमेंट टीम को काम क्या करना होता है, असाइन करना होता है, असाइनमेंट ऑफ वर्क टू कॉम्पिटेंट स्टाफ। ये भी हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, प्लानिंग वाले में, कि प्लानिंग करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे हाई रिस्क एरिया है, कॉम्प्लेक्स एरिया है, तो हमें किसको असाइन करना चाहिए, सीनियर को, ठीक है। जूनियर को सिंपल वर्क दीजिए या उसकी निगरानी कौन करेगा, सीनियर करेगा, तब उसको वो काम असाइन करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। इंगेजमेंट परफॉर्मेंस के दौरान आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। इंगेजमेंट टीम को एप्रोप्रिएट डायरेक्शन देना, उनके ऊपर सुपरविजन रखना कि वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनके काम को रिव्यू करना बिफोर द इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये काम करना, ये एंगेजमेंट टीम का काम होता है। रिव्यू के दौरान अगर आपको पता लगता है कि भाई कोई कंटेनियंस मैटर है, कोई डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी अराइज, कि कुछ मैटर ऐसे हैं जो हमने कभी हैंडल नहीं किए, तो हमें क्या करना चाहिए, रिपोर्ट इश्यू कर देनी चाहिए, नहीं।
हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम कंसल्ट करेंगे, कंसल्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन, हम उस मैटर को कंसल्ट करेंगे, कंसल्ट विद एक्सपर्ट्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और भी तो सीए पार्टनर होंगे, नहीं सर मेरी तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, या मैंने जिन पार्टनर के साथ डिस्कस किया उनको भी मैटर समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, विद इन फर्म, आपकी फर्म में डिस्कस करो, और आउटसाइड दी फर्म। अगर आपकी फर्म में भी हेल्प नहीं मिल रही है तो जो आउटसाइड एक्सपर्ट है आप उनकी हेल्प लो, आउटसाइड एक्सपर्ट, ठीक है, एंड ट्राई टू रिजोल्व, एंड ट्राई टू रिजोल्व द डिफिकल्टी। जब तक डिफिकल्टी रिमूव नहीं होती तब तक रिपोर्ट इश्यू नहीं करनी है बेटा, ध्यान रखना, ये पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर। ओके, मॉनिटरिंग रखनी है कि क्या एसक्यूसी स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉलो हो रहे हैं काम के दौरान, ये नजर रखनी है। ओके, एसक्यूसी, एसक्यूसी किस पे अप्लाई होता है बताओ, एस से कब अप्लाई होता है, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 1 में। और एसक्यूसी कब लगता है, जब आपकी फर्म कोई भी प्रोफेशनल सर्विस दे रही है तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चैप्टर नंबर 1 के नोट्स में भी लिखवाया हुआ है। तो यहां पर ऑडिट वर्ड आएगा, एसए में क्या आएगा, ऑडिट वर्ड आएगा, और यहां पर क्या आएगा, प्रोफेशनल इंगेजमेंट। कोई भी एलिमेंट सेम है, पहला पॉइंट एलिमेंट का क्वालिटी कंट्रोल का, लीडरशिप सेम है, एथिकल रिक्वायरमेंट भी सेम रहेगा, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस इंगेजमेंट सेम रहेगा। यहां पर एलिमेंट आ जाएगा एचआर, कि हमारे पास कॉम्पिटेंट स्टाफ हो प्रोफेशनल सर्विस देने के लिए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनको प्रॉपर रेम्युनेशन दिया जाए, उनको रिटेन करना मेंटेन करना ये किसकी जिम्मेदारी होती है, एचआर की। तो सिर्फ ये एलिमेंट का फर्क है, बाकी कोई एलिमेंट का फर्क नहीं है। अगला एलिमेंट सेम है, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस ये सेम रहेगा, और लास्ट भी सेम रहेगा मॉनिटरिंग वाला पॉइंट। सिर्फ एचआर एलिमेंट का फर्क आएगा, असाइनमेंट ऑफ वर्क की जगह अगर एसक्यू से आएगा तो वहां पर क्या आएगा, एचआर, की हम जो भी प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं उसके लिए हमारे पास कॉम्पिटेंट स्टाफ होना चाहिए, स्टाफ को अपॉइंट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको असाइनमेंट ऑफ वर्क देना, ये सारा एचआर का काम होता है, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है। एसक्यूसी 220 जो है, सॉरी 1 है, और एसए 220 में सिर्फ इसी लाइन का फर्क आएगा बेटा, ऑडिट की जगह क्या आएगा, प्रोफेशनल इंगेजमेंट, और असाइनमेंट ऑफ वर्क की जगह वर्ड क्या आएगा, एचआर। बाकी 6 के 6 एलिमेंट 5 सेम है आपके, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ।